जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम लोग डाइस पढ़ेंगे और डाइस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। और बिल्कुल आप इसको अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और क्वेश्चंस भी कुछ क्रिएटिव हम लेकर आए हैं। तो इसे आप बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल सतर्कता के साथ पढ़ें। हालांकि इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो डाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डाइस के बारे में, क्योंकि डाइस से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन एसएससी हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर एसएससी जीडी हो, रेलवे हो। तो 1-2 प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो डाइस, तो आप बचपन में लूडो छक्का खेले हैं। लूडो छक्का जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें गोटी होता है, देखे हैं। तो वो एक स्पेशल टाइप का डाइस होता है जो हम लोग हर कोई खेलता है, हम लोग भी खेले हैं। तो उसे ही हम लोग हिंदी में पासा कहते हैं, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। ये डाइस एक प्रकार का घन ही है, ये घन का ही प्रकार है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि घन के 6 सतह होते हैं, तो ऑफ कोर्स डाइस के भी 6 सतह होंगे। डाइस के भी 6 सतह होंगे, इसमें भी 6 सतह होंगे, वही 8 कोना होगा, 12 किनारा होगा। तो यहाँ हमें उन चीज़ों से लेना देना नहीं है, हम डाइस को समझेंगे। तो ये चीज़ मैं आज यहाँ नहीं बताऊँगा कि 6 सतह होते हैं, 8 कोना होते हैं, 12 किनारा होता है। तो घन का ही एक प्रकार डाइस है। अब ये डाइस हमारे किताबों में और हमारे नॉलेज में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सामान्य पासा अर्थात जनरल डाइस। तो पहले हम इनके कैटेगराइज को समझें, इनके डिफरेंस को समझें कि इनमें अंतर क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले इनके अंतर को समझ ले, परिभाषाओं को समझ ले, डेफिनेशन को समझ ले। तो मानक पासा हम किसे कहते हैं? तो मानक पासा हम बच्चों उसे कहते हैं जिनके विपरीत सतहों के अंकों का योग, जिनके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो। ध्यान से मेरी बात को सुने। जिनके विपरीत सतहों के अंकों का योग अर्थात अपोजिट सरफेस, सम ऑफ अपोजिट सरफेस 7 हो, तो वैसे डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। साधारणतः इस पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर ये प्रश्न आएंगे इस पर मानक पासा बोल के, तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ का जवाब दे दीजिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक मानक पासा है, तो यदि अगर यहाँ 2 है तो इसके नीचे बॉटम पे क्या होगा? 5 होगा। अगर यहाँ 4 है तो इसके राइट साइड में इधर क्या होगा? 3 होगा। और अगर फ्रंट पे 6 है तो बैक साइड में क्या होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से उतने नहीं पूछे जाते आपसे, मानक पासा से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन ये जानना जरूरी था कि मानक पासा हम किसको कहते हैं। तो मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस, विपरीत सतहों के अंकों का योग यदि 7 हो तो वैसे डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहे जाते हैं। तो साधारणतः यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। तो जहाँ से प्रश्न बनता है बच्चों, हम उसको देखेंगे, वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। उन सारी चीज़ों को मैंने बोर्ड पे लिखा है, प्रश्न पे भी हम लोग आएंगे एक एक करके। जनरल डाइस, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा हम किसे कहते हैं? तो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 ना हो, अर्थात विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ना हो, वैसे पासा को हम सामान्य पासा कहते हैं। ये एक परिभाषाओं में से एक परिभाषा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अंकों का योग 7 ना हो विपरीत सतह। हो सकता है कि उस पर लेटर रिप्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ABCD हो, ABC हो। अब तो यहाँ लेटर नहीं आ रहा, अब लेटर नहीं आ रहा तो यहाँ विपरीत सतहों के अंकों का योग। तो सामान्य पासा में आप लेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट हो सकता है, पिक्चर रिप्रेजेंट हो सकता है। अर्थात अगर विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो तो इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है। वैसे डाइस को, वैसे पासा को हम लोग सामान्य पासा बोलेंगे।
कोई ज़रूरी नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 1, 2 और 3 अर्थात 6 लेटर ही रिप्रेजेंट किया जाए। हो सकता है कि कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जाओ यहाँ 13, 14 और 15 हो, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ये काम यहाँ नहीं होगा। मानक पासा हम किसको कहेंगे? तो जहाँ विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो, ये ओनली 1 है, ये वही केसेस है जहाँ ये शर्त होनी चाहिए। लेकिन जनरल डाइस में कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 to 6 ही रिप्रेजेंट हो, कोई भी एनी अदर नंबर हो सकता है। एनीथिंग कैन बी रिटन ऑन द सरफेस ऑफ जनरल डाइस। मेरी बातों को आप ध्यान से समझें। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो अधिकांशतः हमारे एग्ज़ाम में, हमारे परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्य पासा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप मानक पासा के प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये मानक पासा है और यहाँ 2 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, तो आप इजीली कहेंगे कि सर 5 होगा। तो मानक पासा से उतने प्रश्न नहीं बनते। तो प्रश्न किससे बनते हैं? तो प्रश्न बनते हैं सामान्य पासा से, ज़्यादातर सामान्य पासा से प्रश्न बनते हैं। और जो हम लोग देखते हैं किसी किसी प्रश्न में कि 3-4 फिगर दे दिया, 3-4 फॉर्मेट दे दिया, 3-4 पोजीशन दे दिया डाइस के, वो एक ही डाइस के सारे फिगर होते हैं। वो जो 3-4 फिगर होते हैं प्रश्न में, वो एक ही डाइस के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ही डाइस के फॉर्मेट होते हैं। ये नहीं समझ लेना है कि अलग अलग डाइस का फॉर्मेट दिया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न में अगर 2 या 3 फिगर है तो वो एक ही डाइस के अलग अलग पोजीशन दिए हुए होते हैं और हमें उन्हें हल करना होता है। तो मानक पासा, सामान्य पासा हम लोग समझें। आगे 2-3 पॉइंट मैंने लिखा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पासा को देखते हैं, जब भी आप पासा को देखते हैं तो हमेशा आपको 3 सतह ही नज़र आता है, तो 3 सतह छुपा हुआ रहता है। जब भी आप पासा को देखेंगे, जब भी आप डाइस को देखेंगे, आपको 3 सतह ही नज़र आएंगे और 3 सतह हमेशा आपको हिडन होंगे, हमेशा छुपे रहेंगे। तो यहाँ 2 पॉइंट हमने लिखा है और यहाँ ये लॉजिक है, इसे आप ध्यान से समझें। 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगे, अर्थात 2 विपरीत सतह हो, जैसे इसका विपरीत, इस सतह का विपरीत इसके पीछे वाला है, तो ये कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखिए, बोर्ड पे मैंने फिगर बनाया है। इस सतह का विपरीत ये वाला सतह है तो एक सतह दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। इस सतह का विपरीत नीचे वाला है तो ऊपर वाला दिखेगा तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो ये हमेशा होगा और ऐसे चीज़ों पे हम लोगों ने कई बार प्रश्न बनाए हैं और बनता है। तो आप इसे एकदम कंठस्थ कर लें कि 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। साथ ही 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं छुपते, अर्थात अगर हिडन भी हो तो 2 विपरीत सतह एक साथ कभी हिडन नहीं होंगे, अर्थात एक होगा तो एक दिखेगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 1 है, तो 3 और 1 ये दोनों एक साथ नहीं छुप सकते। अगर 1 यहाँ होगा तो 3 पीछे होगा, यदि 3 यहाँ होगा तो 1 नीचे होगा, कोई ना कोई एक तो आपको सतह पर दिखेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी का ज़्यादातर हम लोगों को ये पता रहता है, ये नहीं मालूम चलता। तो दोनों जगह से हम लोग प्रश्न को बनाना सीखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देते, 2 विपरीत सतह या अंक, 2 विपरीत अंक एक साथ छुपते भी नहीं हैं। बात समझ में आ रही? फिर नीचे मैंने एक और पॉइंट आपको लिखा है जो आपको ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए। मैंने बात को लिखा है कि साधारणतः पासा के केवल एक प्रारूप अर्थात फॉर्मेट या पोजीशन या कॉम्बिनेशन, साधारणतः पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर किसी भी पासा को मानक या सामान्य पासा के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं
मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक डाइस बनाया है, मैंने एक डाइस का फिगर यहाँ ड्रॉ किया है और मैं आपसे पूछूं यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। सिंगल डाइस, सिर्फ एक मानक पासा, सिर्फ एक पासा। तो एक पासा मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बता दीजिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो क्या आप बता सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यदि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक डाइस आता है और आपसे पूछा जाता है कि 2 के विपरीत बता दीजिए क्या होगा, तो 2 के विपरीत जो नहीं दिख रहे हैं, तो क्या क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। तीनों हो सकते हैं। तो 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है और 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है। तो जहां ये तीनों आंसर हों उसे ही हम क्लिक करेंगे। क्योंकि सिर्फ सिंगल डाइस से हम ये कंफर्म नहीं हो सकते कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? गेटिंग द पॉइंट? उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि अगर सिर्फ एक फॉर्मेट दिया हो डाइस का तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। हो सकता है कि इसके नीचे ही यहीं पर 5 हो, तब तो ये आसपास की सतहों का अंकों का योग 7 हो गया, अब तो ये जनरल डाइस हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि सर यहाँ 5 हो, यहाँ 3 हो और यहाँ 1 हो, तब तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो हम एक डाइस से ये कभी भी आकलन नहीं लगा सकते कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, अर्थात कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो जब भी आपसे एक डाइस दिया हो तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में कहीं पहले ये तो नहीं लिखा कि आप इसे मानक पासा मान के बनाएं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये एक मानक पासा है तब तो आसानी से उत्तर हम लोग दे सकते हैं कि सर 4 के नीचे 3 होगा, 6 के बैक साइड में 1 होगा और 2 के इधर लेफ्ट साइड में सर 5 होगा। आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे। यदि एक डाइस दिया है तो आप प्रश्नों को सही से पढ़कर जवाब देंगे। आगे आते हैं कि हमें यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में मिलते हैं उन कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे भी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में मिलते हैं जिसको मैंने क्लासिफाइड किया है। एक पहला टाइप 1 आता है जिसमें सिर्फ एक डाइस का फिगर हो। तो एक डाइस का फिगर हो जिसकी मैंने चर्चा अभी की आपके पास। तो एक डाइस का फिगर हो तो ऐसे हम लोग जवाब देंगे, उसे ना स्टैंडर्ड समझेंगे और ना ही हम जनरल समझेंगे। यदि प्रश्न में उसने क्लियर कर दिया है कि नहीं आप इसे स्टैंडर्ड डाइस मान कर बनाइए तो आसानी से हम हल कर सकते हैं। और यदि ये प्रश्न में क्लियर नहीं है कि कोई भी डाइस हो सकता है तब आप ऐसे ऑप्शन पे जाइए जहाँ सारे पॉसिबिलिटीज़ हों, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब ये सवाल पे होगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें डाइस के 2 फॉर्मेट होते हैं, अर्थात मानक पासा के 2 फॉर्मेट होते हैं। यहीं से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमारे तीन प्रकार के रूल हैं, उस रूल को भी हम लोग समझेंगे यहीं पर, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं से भी सवाल उठा के बनाइए, आसान से बनेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बनेंगे, मज़ा भी आएगा, है ना। बिल्कुल लुल्लू पुल्लू है, कोई कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस मज़ा लीजिए और क्या। तो टाइप 2 में जब डाइस के 2 फॉर्मेट हो तो यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 3 जब 2 से अधिक, एक ही डाइस के 2 से अधिक फॉर्मेट दिए हों वहाँ के क्वेश्चन। टाइप 4 जब डाइस क्लोज ना हो कि ओपन डाइस हो और तब आपको कहा जाए कि यदि ये डाइस बनता है तो कौन किसके विपरीत होगा, या 4 ऑप्शन में कैसे हम छांटते हैं। तो टाइप 4 ओपन डाइस, और टाइप 5 जहाँ कोई फिगर नहीं होगा, कोई ओपन डाइस नहीं होगा, कोई क्लोज डाइस नहीं होगा, बस एक स्टेटमेंट लिखा होगा, एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 से हम लोग शुरू करेंगे और यहीं पर जो डाइस में बेसिकली जो रूल 3 होते हैं, 3 रूल को, 3 रूल, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस 3 रूल के साथ
हम ये पॉइंट लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, टाइप 2 के प्रश्नों से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन को आने की संभावना है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो टाइप 2 के 2 पोजीशन के फॉर्मेट से हम लोग रूल को समझेंगे कि वो 3 रूल कौन कौन से हैं जहाँ से हम आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं डाइस के। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक डाइस और इसी सेम डाइस का दूसरा पोजीशन, और ये तीनों क्वेश्चन में मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ है। इसे आप अलग ना समझे कि ये डाइस अलग अलग है। जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक ही डाइस के अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ होगा और तब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला रूल हम लोग समझेंगे कि जो रूल फर्स्ट है वो कैसे होता है, क्या होता है। कोई भी पहला हो सकता है, इसमें से अपने पढ़ाने के अनुसार है। तो पहला देखें कि डाइस के 2 फॉर्मेट दिए हुए हैं और सेम नंबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सेम नंबर सेम सरफेस पर है। तो जब कभी भी 2 डाइस के 2 फॉर्मेट में सेम नंबर सेम सरफेस पे हो तो बाकी जो सतह है, कॉरेस्पॉन्डिंग सतह है, उनके नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अर्थात मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, समान अंक जब समान सतह पर हो, सेम नंबर जब सेम सरफेस पे हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस के नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अर्थात एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक का अपोजिट हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक का कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस कौन है? यही तो है, इसी के संगत। और 5 का संगत कौन है? 6। अर्थात 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6। बात समझ रहे हैं? तो पहला रूल, सेम सरफेस सेम नंबर, सेम सरफेस सेम नंबर, समान अंक समान सतह पर, तो बाकी के कॉरेस्पॉन्डेंस सरफेस के नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए और प्रश्न आपसे पूछे कि 5 का विपरीत कौन है, तो 5 का विपरीत 6 है, या 6 का विपरीत कौन है? 5 है। यही प्रश्न दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए तो 1 का विपरीत कौन है? 2 है, या 2 के विपरीत कौन है? 1 है। तो ये पहला रूल हुआ कि अगर एक ही डाइस के 2 फॉर्मेट दिए गए हों, 2 पोजीशंस दिए गए हों, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। अर्थात 1 का विपरीत 2, 5 के विपरीत 6, तो 3 के विपरीत जो अब बचा हुआ है 4, ये इसके विपरीत चला जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरे रूल पे आइए, आप ध्यान से देखिए, दूसरे रूल को ध्यान से देखिए। अब समान अंक भिन्न सतहों पर है, डिफरेंट सरफेस पर है। इस समय क्या था कि सेम नंबर सेम सरफेस पे था, लेकिन अब सेम नंबर डिफरेंट सरफेस पे है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जब मुझे कोई एक कॉमन नंबर दिख गए, तो एक कॉमन नंबर दिख रहा है सर, यहाँ पे 3 है, तो 3 पर हम कलम रखेंगे और इसे या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो सर यदि 3 पर, अब आपकी जैसी मर्जी, आप जिस तरह से रोटेट करें, या आप एंटी क्लॉकवाइज करें या आप क्लॉकवाइज करें। तो यदि एक में एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। यदि आप एक में क्लॉकवाइज करते हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। ये दूसरा रूल है। इस बार क्या हुआ कि सेम नंबर तो है लेकिन डिफरेंट सरफेस है, तो हमने क्या बताया कि कलम को रखेंगे और उस सेम नंबर पे कलम को रख के अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो कुछ इस तरीके से चलूँगा, फिर यहाँ पे रखूँगा और फिर यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज चलूँ तो कुछ इस तरीके से चलूँगा। तो इस फिगर को हम लोग साइड में ड्रॉ करेंगे कि 3 अलग अलग था। तो एक बार जब मैंने 3 से चला क्लॉकवाइज तो 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद 4 आया।
फिर दूसरे फॉर्मेट में जब मैं 3 से चला तो 3 के बाद 2 आया और 2 के बाद 1 आया। अब 5 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 1 होगा। एक नंबर अभी बच रहा है 6 और वो 3 के विपरीत होगा। बात समझ पा रहे हैं? और इस दूसरे नियम से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 सीजीएल में इस दूसरे रूल से क्वेश्चन आया। आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 5 6 3 2 1, सेम नंबर डिफरेंट सरफेस। कलम रखेंगे, इसे आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करिए। तो यदि हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ऐसे, अर्थात 1 5 6, फिर ऐसे 1 3 2। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि 6 का ऑपोजिट बता दीजिए। सिंपल सर, 6 का ऑपोजिट 2 होगा। ये दूसरा रूल है। तो पहला रूल सेम सरफेस सेम नंबर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस के नंबर ऑपोजिट हो जाएंगे। दूसरा रूल सेम नंबर डिफरेंट सरफेस, तो या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर हम दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे, और इस प्रकार से हम लोग विपरीत अंकों को पता लगा सकते हैं। तीसरा जो नियम है वो ये है, जो तीसरा रूल है, यदि 2 फॉर्मेट दिए गए हो डाइस के और 2 नंबर कॉमन मिले। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ सतहों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी सतह हो सकता है, बस नंबर 2 कॉमन हो। 3 5 यहाँ भी और 3 5 यहाँ भी, तो जो बचता है, जो नंबर बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होता है। अर्थात 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2। ये तीसरा नियम है। इसी 3 नियमों पे आधारित हम लोग डाइस के हर प्रश्न को बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भी कि कैसे प्रश्न को हम लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। तो नियमों पर आधारित आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे ध्यान से देखें कि मैं उस तीनों नियम को, जो रूल 1, रूल 2 और रूल 3 मैंने आपको बताया, उन तीनों नियमों को कैसे हम लोग यहाँ लागू करके ऑप्शन के साथ दिए गए क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल कलम और कॉपी और कलम को आप लेकर बैठे, हो सकता है आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखें। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका दोनों फॉर्मेट, डाइस के दोनों फॉर्मेट आपको दिख रहे होंगे। और तब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा गया है कि यहाँ पर आने वाले नंबर को बताएं, और साथ में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले प्रश्न को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हो सकता है आप बना लें, अगर आप बना लें तो कमेंट बॉक्स में भेजें। इन 5 प्रश्नों को बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें। इसके बाद भी मैं एक प्रश्न दूंगा और देकर जाऊंगा कि आप उसे बनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे बनाएं। हम लोग पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं, हम लोग सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, एक सोल्यूशन हम लोग वहाँ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने रूल आपको बताया, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सर यहाँ 6 और 6 1 नंबर कॉमन दिख रहा है। और मैंने आपको बताया उन 3 रूल में एक रूल ये भी था कि जब आपको एक कॉमन डिफरेंट सरफेस पे दिखाई दे तो क्या करेंगे हम लोग, या तो उसको क्लॉकवाइज या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यदि हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यदि हम 6 से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 6 से 2 4 होके जाएगा। फिर यदि हम 6 से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 3 और 5 होके जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4। दूसरी फिगर में देखें तो दूसरी फिगर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 6, 3, 5 ये मुझे दिख रहा है, 6, 3, 5। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 3 है, और जो डिजिट बच गया यानी 1 वो इसके विपरीत है। अब आपसे पूछ रहा है
कि आप बताएं कि यहाँ क्या आएगा। तो 4 के विपरीत 5 है और विपरीत सतहों के अंक कभी एक साथ नहीं आ सकते, अर्थात यहाँ 5 नहीं होगा। बात समझ में आ रही? 6 का विपरीत 1 है और विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आएंगे, अर्थात पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हमने कर दिया कि 1 भी नहीं होगा। अर्थात मैंने 2 ऑप्शन को छाट दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब आपके सामने बचा कि सर बी होगा कि सी होगा। अब आप सोचिए उत्तर यहाँ क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा। तो फिर से फिगर पे आइए, क्या देखेंगे कि 4 और 6 ये 2 नंबर इन दोनों फॉर्मेट में कहाँ एक साथ दिख रहे हैं? तो सर फॉर्मेट 1 में एक साथ दिख रहे हैं। 4 और 6 ये दोनों फॉर्मेट में एक साथ दिख रहे हैं, फॉर्मेट 1 में एक साथ दिख रहे हैं। तो या तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 के बाद 6 आता है, आ रहा है 4 के बाद 6। तो यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 के बाद 6 आ रहा है। फॉर्मेट 1 में भी देख रहे हैं हम कि अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 के बाद 6 आ रहा है। तो पूछे गए डाइस में भी इसका फॉर्मेशन यानी डायरेक्शन 4 से 6 का है और दिए गए फॉर्मेट 1 में भी इसका डायरेक्शन 4 से 6 का है। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर जो ये 2 है वही होगा। यदि ये उल्टा होता, जैसे अगर यहाँ हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और फिगर में एंटी क्लॉकवाइज होता, जो कि अगले प्रश्न में आपको मिलेगा, तब हम 2 के विपरीत वाले अंक को रखते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये 4-6 का फॉर्मेट हमें फिगर 1 में दिख रहा है। अब इस 4-6 के फॉर्मेट पर हम क्लॉकवाइज चले तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चले तो सेम डायरेक्शन है, 4-6 यहाँ से यहाँ, 4-6 यहाँ से यहाँ। यदि आप 6-4 चलते हैं तो 6-4 एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी। अर्थात दिया गया यहाँ पर जो अंक होगा वही अंक, वही डिजिट, वही नंबर वहाँ क्वेश्चन मार्क में आंसर बनेगा। अर्थात यहाँ जो उत्तर होगा हमारा वो 2 होगा। आ रही बात समझ में? दूसरे क्वेश्चन पर है, फॉर्मेट 1 पोजीशन 1 दिया गया है, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दे दिए गए हैं और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता दीजिए कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या उत्तर होगा। तो फिर से इसका हम लोग हल देखेंगे और हल चेक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे हल करेंगे? तो फिर वही काम करेंगे सर। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में B इज कॉमन। तो B कॉमन है तो क्या करेंगे? रूल वही कि जब सेम नंबर, लेटर, फिगर अपोजिट सरफेस पे हो, डिफरेंट सरफेस पे हो, तो हम या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यदि यहाँ रख के क्लॉकवाइज मूव करें तो B के बाद क्या आएगा? तो B के बाद हमारा आएगा C और उसके बाद A। तो B के बाद आएगा C और C के बाद आएगा A। कोई दिक्कत? फिर अगर यहाँ रख के हम मूव करें तो B के बाद आएगा D और D के बाद आएगा F। कोई दिक्कत? तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा ये सर कि C के अपोजिट D है और A के अपोजिट F है। तो कौन सा लेटर बचा? E। और वो E किसके अपोजिट है? तो सर B के अपोजिट है। अब आप बताइए, अब आप हमें ये बताइए कि क्या E यहाँ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट लेटर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। अर्थात यह ऑप्शन छट गया। दूसरा, सर A का अपोजिट F है, तो जब A दिखेगा तो F तो यहाँ हर हाल में नहीं होगा, अर्थात F भी नहीं होगा। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। तो इन 2 ऑप्शनों में C होगा कि D होगा। तो फिर हम लोग पीछे प्रश्न पर आएंगे कि इस AB की तरह फॉर्मेट किस में है? तो सर फॉर्मेट 1 में है।
ए भी यहाँ भी है, ए भी यहाँ भी है। तो यदि ए से बी चलते हैं हम, यदि ए से बी चलते हैं तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। पूछे गए प्रश्न में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें ये ए से बी क्लॉकवाइज है, अर्थात अपोजिट है, अर्थात डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ जो सी है इसका अपोजिट, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ जो लेटर सी है उसका अपोजिट जो होगा वो यहाँ उत्तर होगा। तो सी का अपोजिट डी है, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में और एग्जाम में आ रहे हैं। आप इसे छोड़ के ना आए। सिंपल जो हम लोगों ने देखा वो तो देखा ही, थोड़े से ये लॉजिकल है तो आप इस पर ध्यान दें। तीसरे क्वेश्चन पर आए। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया। अगर किसी प्रकार का संदेह हो, डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जहाँ भी प्रश्न दिए गए हो डाइस से संबंधित आप उन्हें बनाने की कोशिश करिए। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फिर इसमें 2 फॉर्मेट दिया गया है, फिर इसमें 2 फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, और ये फॉर्मेट है आपका, पहले फॉर्मेट में ABF और दूसरे फॉर्मेट में आपका AFE। तो मैंने आपको बताया था, एक और रूल बताया था जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, कोई भी सतह हो। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ AF और यहाँ AF, ये 2 लेटर कॉमन है। तो सर जब 2 लेटर कॉमन होगा तो हम लोगों ने रूल ये पढ़ा है कि सर बाकी जो बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं और पता करते हैं कि इस ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा। तो मैंने 2 ऑप्शन दे रखा है, इन दोनों ऑप्शन को हम लोग समझेंगे, विदाउट ऑप्शन नॉट सिलेक्शन। तो इन दोनों ऑप्शनों को हम लोग समझेंगे कि सर कैसे इसे हम लोग बनाएं। इन दोनों ऑप्शनों को देखिए। हल, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सर एफ और AF है, तो जब 2 नंबर मिल जाए आपको, 2 लेटर मिल जाए, तो B के अपोजिट क्या हो गया? तो सर B के अपोजिट E हो गया। B के अपोजिट E हो गया। तो B के अपोजिट E हो गया, तो C के अपोजिट क्या होगा? तो जब B के अपोजिट E हो गया, जब B के अपोजिट E हो गया, तो C के अपोजिट, तो B यहाँ है और E यहाँ है, तो इसके अपोजिट यहाँ B हो गया। अब C के अपोजिट क्या हो सकता है? तो C यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है। तो सर C के अपोजिट A भी हो सकता है और F भी हो सकता है, और C और D के अपोजिट, C और D के अपोजिट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? C के अपोजिट। तो C के अपोजिट A भी हो सकता है और A भी हो सकता है। आप फॉर्मेट में देखिए कि E के अपोजिट जब B हो गया तो C यहाँ भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो C के अपोजिट क्या होगा? तो C के अपोजिट B नहीं होगा, E नहीं होगा, A भी हो सकता है या F हो सकता है। तो उत्तर हमारा 3 नंबर होगा। समझ में आ रहा है? अगर इसी ऑप्शन को थोड़ा सा बदल दे जो मैंने नीचे रखा है, अब मैंने क्या किया है कि लेटर को सिंगल सिंगल इंडिविजुअल कर दिया है। पहले ऑप्शन में A रखा, दूसरे ऑप्शन में B रखा, तीसरे ऑप्शन में E रखा, चौथे ऑप्शन में D रखा। तो आप बताइए, B और E तो होगा नहीं, और C और D के ही अपोजिट A और F होगा, तो F दिया नहीं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज में 100% है, और वह ऑप्शन है, तो A इज राइट। A इज राइट। तो ऑप्शन को भी देखकर प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां A/F ही दिखे वहीं सिर्फ उत्तर होगा आपका। उत्तर ऑप्शन के अनुसार बदल भी सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि चौथा ऑप्शन हटा के नॉन ऑफ दिस कर दे, और जब नॉन ऑफ दिस कर देगा तो उत्तर तो आपका दोनों बनता है ना, कि सर अपोजिट में A भी आ सकता है, अपोजिट में F भी आ सकता है C के अपोजिट में। तो जब C के अपोजिट में A भी आ सकता है, जब C के अपोजिट में F भी आ सकता है, और इन 4 ऑप्शनों में अगर ऑप्शन यहाँ नॉन ऑफ दिस का रहे तो हम उत्तर नॉन ऑफ दिस लगाएंगे। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
आपसे पूछ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला डाइस का फॉर्मेट दे दिया, दूसरा भी डाइस का फॉर्मेट दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि पहले डाइस के फॉर्मेट फिर उसी का दूसरा फॉर्मेट, तो आप बता दें कि इसके ग्रुप का इसमें से कौन सा डाइस का फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन को फिर से समझे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मैंने डाइस का एक फॉर्मेट, एक पोजीशन दे दिया, दूसरा पोजीशन भी दे दिया, तो इसी डाइस का तीसरा पोजीशन इनमें से कौन होगा, तीसरा चौथा कौन है, इसमें से कौन है जो इसी डाइस का है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आइए बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जब हम लोग चेक करने चलेंगे तो फिर से वही 3 रूल हम लोग लागू करेंगे। तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि सर 2 और 5, 2 और 5, 2 कॉमन अर्थात 2 नंबर कॉमन आ गया, डिफरेंट सरफेस हो चलेगा। तो जब 2 फॉर्मेट में 2 कॉमन हो तो तीसरा अपने आप बचे का अपोजिट हो जाता है, जो बचा हुआ है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर 2 कॉमन मिल गया तो सर 3 के अपोजिट 1 होगा या 1 के अपोजिट 3 होगा। अर्थात जब ये विपरीत संख्याएं हैं तो ना ये कभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना ये कभी एक साथ छुप सकते हैं। जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था वो नोट याद करिए और उन दोनों को दिमाग में लेकर आइए आप, कि ना तो ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं और ना ही ये दोनों एक साथ हिडन हो सकते हैं, छुप भी नहीं सकते। बस इन दोनों को सोच के आप इनमें से बता दीजिए कि कौन सा उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, सर 3 और 1 तो अपोजिट है, तो सर ये तो कभी एक साथ दिखेंगे नहीं, तो सर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये तो होगा ही नहीं सर। अच्छा दूसरे ऑप्शन पे आइए, तो 2, 5, 6, 3 और 1 दोनों नहीं दिख रहा, 1 दिखना चाहिए। पीछे जाइए, मैंने बताया था कि अपोजिट नंबर बिल्कुल नहीं छूपने चाहिए, उनमें से कोई एक दिखना चाहिए। 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं देखे जा सकते या 2 अपोजिट नंबर एक साथ छुपाए नहीं जा सकते। तो आप बताइए 3 और 1 यहाँ छुप सकता है? नहीं हिडन हो सकता। अगर 3 और 1 यहाँ एक साथ हिडन हम नहीं कर सकते, अर्थात उस फॉर्मेट का ये नहीं है, उस ग्रुप का ना ये डाइस है ना ये डाइस है। तीसरे ऑप्शन पे आइए, फिर यहाँ 3 और 1 नहीं दिख रहा, तो फिर जब 3 और 1 नहीं दिख रहा तो फिर ये भी डाइस उस ग्रुप का नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो बचा आपका ऑप्शन डी, और इसमें इन दोनों अपोजिट में 1 दिख रहा है, तो ये उस डाइस के ग्रुप का एक पोजीशन होगा और ये उत्तर हमारा होगा। आपने यहाँ से सीखा कुछ? जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसी पॉइंट्स को लेकर मैंने बस प्रश्न को बनाया, बिल्कुल विदाउट पेन। मैंने कुछ हल ही नहीं किया, कोई सलूशन ही नहीं किया। देख सकते हैं आप। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक एक प्रश्न और बनता है कि एक फॉर्मेट यहाँ दिया हो और दूसरा फॉर्मेट उसी डाइस का यहाँ दिया हो और 2 जगह खाली हो। फिर से उसी दोनों कंसेप्ट पे जाएंगे कि 2 ऑपोजिट नंबर नेवर बीन सीन टुगेदर एंड 2 ऑपोजिट नंबर कैन नेवर बी हिडन। बात समझ रहे हैं? ना ही हम 2 विपरीत संख्याओं को एक साथ छुपा सकते हैं और ना ही हम 2 विपरीत संख्याओं को एक साथ देख सकते हैं। तो फिर यहाँ आइए और यहाँ इस प्रश्न का 5 नंबर जो है, फिर से हम लोग उत्तर देंगे कि 5 नंबर का उत्तर क्या होगा सर। तो बोर्ड पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में 5 को आप फिर से बना के, या कोई भी किताब हो आप उससे डाइस के निकाल के प्रश्न को बनाइए और बना के हल करिए। बहुत कुछ बनेगा और बहुत कुछ आप सीख भी जाएंगे। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें डाइस के 2 फॉर्मेट दे दिए गए हैं। डाइस का एक फॉर्मेट और फिर दूसरा फॉर्मेट, यानी एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए गए हैं। तो फिर से उन 3 रूलों में से एक रूल को निकाल कर हम लोग समझेंगे। तो फिर में देखेंगे कि 2 नंबर यहाँ भी कॉमन और फिर 2 नंबर यहाँ भी कॉमन। तो 2 नंबर आपको कॉमन दिख गए। तो उन 3 रूलों में एक रूल ये था कि जब 2 फॉर्मेट में, 2 डाइस के 2 फॉर्मेट में कोई भी सतह पर 2 नंबर यदि कॉमन हो जाए तो जो नंबर बचता है वो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट, 1 उस डाइस में बचा और 3 दूसरे वाले डाइस में बचा, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जब ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये एक साथ छुपेंगे भी नहीं और एक साथ दिखाई भी नहीं देंगे। तो आप बताइए कि आपसे इस सतह के और इस सतह के, यानी इस सरफेस और इस सरफेस पे पूछ रहा है कि नंबर क्या क्या होगा, तो कभी एक साथ 1 3 होगा? नहीं होगा सर, कभी एक साथ 1 3 नहीं आएगा, क्योंकि बोथ आर अपोजिट नंबर, 1 और 3 दोनों अपोजिट हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 6 होगा? सर अगर 5 6 होगा तो 1 3 दोनों एक साथ छुपेगा नहीं, तो 5 6 भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 और 6 होगा इसका मतलब कि 1 3 दोनों पीछे चला गया, तो वो तो अपोजिट है, दोनों एक साथ हिडन भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अच्छा, 4 6, फिर वही बात, अगर 4 और 6 हम यहाँ रखते हैं फिर वो 1 3 जो अपोजिट है एक साथ हिडन हो गए, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा सी, 3,4, अर्थात खाली जगह पर 3,4 उत्तर होगा। आइए दोस्तों, जो अगला जो टाइप है ओपन डाइस, ओपन डाइस के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और यहाँ से भी प्रश्न को बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ओपन डाइस, ओपन डाइस में क्या है कि उसी पासे को खोल कर, अर्थात खोल के पूरे पात्र यानी 6 पात्र को, यानी 6 सरफेस को आपके क्वेश्चन में दिखाया रहेगा और तब आपसे उसका उत्तर आपसे मांगेगा। तो इसमें 2-3 चीज़ बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे। बाकी जो नोट्स हैं जो शुरू में हम लोगों ने बताया उसे आप रखिए ताकि क्वेश्चन को, प्रश्नों के जवाब को देने में आसानी हो। तो पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें उसने 6 सरफेस को खोल दिया है। तो इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो सीक्वेंस में अल्टरनेट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 2 को छोड़ देंगे तो 6 के अपोजिट 3, 1 का अल्टरनेट दूसरा और 2 के अपोजिट 4। तो हमें इस प्रश्न में क्या देखने को मिला कि 6 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट विपरीत 4 है। ध्यान से क्या करेंगे, जब ओपन डाइस हो तो अल्टरनेट जो डिजिट होंगे वो विपरीत सतह पर आएंगे, जो अल्टरनेट होंगे वो विपरीत सतह पर आएंगे। अगर इस सीक्वेंस में चले हम तो 1 के अपोजिट 5, दिख रहा है आपको? तो अगर इस सीक्वेंस में चले हम तो 1 के अपोजिट 5, यानी 1 के अपोजिट क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। तो ये तीनों नंबर जो हमने बोर्ड पे लिख दिया कि 6 के विपरीत अपोजिट नंबर 3 है, 2 के अपोजिट नंबर 4 है और 1 का अपोजिट नंबर 5 है। अब आप इन तीनों को लेकर यहाँ जब आप खोज लें, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो 2 पॉइंट्स जो शुरू में लिखवाया था वो यहाँ फिर से आ गया कि 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो 6 3 यहाँ पे है, ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 5, 1 5 एक साथ अपोजिट नंबर है, पॉसिबल नहीं है। 1 5 एक साथ है, पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है जो उत्तर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे है ओपन डाइस के। तो दूसरे क्वेश्चन में फिर वही जो अल्टरनेट होगा, तो m के अपोजिट ब्लैंक, खाली जगह, तो m के अपोजिट, यहीं पर मैं बना रहा हूँ फिगर को, यहीं पे हल देखा, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखिए। तो m के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो खाली जगह। और फिर इसी सीक्वेंस में अगर हम चले तो n के अपोजिट क्या हो जाएगा? o, तो n के अपोजिट o आ गया। अब m और ये ब्लैंक कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे,
चूंकि ये भी अपोजिट नंबर है तो ये भी एक साथ ना छुप सकते और ना ही दिखाई दे सकते हैं। फिर वही दोनों पॉइंट पे आप आए तो n और o कभी एक साथ दिखाई देंगे? नहीं सर। अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। फिर से ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये दिखाई देंगे? नहीं सर, यहाँ भी नहीं दिखाएंगे। अब हम यहाँ आके फंसते हैं कि सर ये उत्तर होगा कि ये उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि अगर आप ये उत्तर देते हैं तो जो n और o है टोटली यहाँ हिडन हो गया, छुप गया। और फिर से मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए, विपरीत संख्याएं या विपरीत अंक, विपरीत लेटर सतहों के एक साथ छुप नहीं सकते, अर्थात ये हमारा उत्तर आंसर नहीं हो सकता। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 अर्थात ऑप्शन 4 इज राइट। तो ओपन डाइज के और भी प्रश्न होंगे, आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे या क्वेश्चन को डालेंगे। अगला जो टाइप था जहाँ पे कोई फिगर नहीं था डाइस में, 0 फिगर डाइस, जो सबसे लास्ट हमारा टाइप था, इस टाइप में क्या है कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है। प्रश्न ये है कि यदि एक के निकट अर्थात पड़ोसी, एडजेसेंट, यदि एक के एडजेसेंट सरफेस 2, 4 और 6 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, आप ये बता दीजिए। 3 के विपरीत 5 है, 3 के निकट 5 है, 1 के निकट 5 है, 2 के विपरीत 6 है। तो एक बार हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर हमारा ये डाइस है, अगर हमारा ये डाइस है, अगर हमारा ये डाइस है और 1 के निकट, तो मैं 1 को ऊपर बना दे रहा हूँ। अब किसी भी सरफेस के उसके 4 पड़ोसी सतह होते हैं, एडजेसेंट सरफेस इसके 4 होंगे, 2 जो आपको दिख रहे हैं और वो 2 जो आपको नहीं दिख रहे हैं, अर्थात 1, 2, 3 और इसके पीछे वाला 4। तो निकट में कौन है? 2, 4, 6, अर्थात अगर यहाँ 2 है, इसके पीछे में बना दे रहा हूँ, अगर इसके पीछे यहाँ 2 है, इसके पीछे यहाँ 4 है और ये 6 है, निकट में है, पड़ोसी में है, तो इसके एडजेसेंट साइड पर मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब ये यहाँ भी 4 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, या यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो मैंने फिगर को एक संभावनाएं मैंने बना दी, जो डाइस बन सकता है वो इस प्रश्न का डाइस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ में जो सही निकले, जो सही आ जाए, सारी संभावनाओं को रखते हुए जो उत्तर सत्य हो वो आप दें। तो अब क्या बचा हमारे पास नंबर? तो हमारे पास सर नंबर बचा 3 और 5। तो आप ये कह सकते हैं कि सर नीचे 3 हो सकता है और यहाँ 5 हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ 3 हो सकता है और यहाँ 5 हो सकता है। तो या तो यहाँ 5 होगा तो यहाँ 3 होगा, या फिर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 5 होगा, और ये हमेशा पड़ोसी ही तो रहेंगे, और ये हमेशा क्या रहेंगे? पड़ोसी ही रहेंगे, चाहे जो संभावनाएं बने। तो एक कंक्लूजन निकल कर आया, एक निष्कर्ष निकल कर आया कि 3 और 5, 3 और 5 क्या है? पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। तो जो स्टेटमेंट ये होगा वो हमेशा क्या होगा? सत्य होगा। तो आप देखें 3 के विपरीत 5 है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, 3 के विपरीत 5 है। बी ऑप्शन देखिए आप, 3 के निकट 5 है, दिस इज द राइट, सही है ये, क्योंकि हर पॉसिबिलिटीज़ में, हर संभावनाओं में ये क्या होगा? सही उतरेगा। आप तीसरा भी ऑप्शन चेक करें, 1 के निकट 5 है, तो 1 के निकट 5 है। एक कंडीशन बन रहा है जब आप यहाँ 5 रखेंगे तो 1 के निकट आ सकता है, लेकिन वो दूसरा कंडीशन जब 5 आप नीचे रखेंगे तब तो ये 1 के विपरीत हो जाएगा। तो दूसरे पॉसिबिलिटीज़ में ये गलत हो जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि 2 के विपरीत 6 है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि 2 के विपरीत 6 है, लेकिन हो सकता है कि 4 यहाँ हो और 2 यहाँ हो, तो फिर एक संभावना गलत हो गई। तो सारे संभावनाओं को चेक करते हुए हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि 3 और 5
निकट के हैं, अर्थात बी इज़ राइट। तो ज़ीरो फिगर डाइस में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने डाइस के जितने भी टाइप्स थे वह मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब आपका ये काम बनता है कि आप इनसे संबंधित जहाँ भी प्रश्न हो, जिस भी एग्ज़ाम से पूछे गए प्रश्न हो, नो डाउट आप बनाइए। नहीं बनेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिल्कुल ही बनेगा। जय हिंद, जय भारत।